नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए कद्दावर नेता हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। रावत की बीजेपी से छुट्टी के बाद बयानबाजियों का दौर भी अब शुरू हो गया है और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। धामी ने कहा है कि हरक सिंह रावत पार्टी पर दबाव बना रहे थे, यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें तुरंत प्रभाव से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बता दें कि बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत की कांग्रेस में शामिल होने की खबरें अब सामने आ रही हैं और माना जा रहा है कि वे कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। हम आए थे, हमने पूरा उनका सम्मान किया। हर समय जो है जब भी उन्होंने विकास के मामले में कोई भी बात करी तो हमने हमेशा, थोड़ा असहज स्थितियां भी आई लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उसको करें। लेकिन इस बार चूँकि स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है सर कि हम हमेशा जो है हमारी पार्टी राष्ट्रवाद पर और वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ लगातार चलती रही है और उस पर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम एक परिवार से दो लोगों को टिकट नहीं देंगे, दो या तीन किसी को भी नहीं देंगे। एक परिवार से एक टिकट देने की जो बात हम लोगों ने। यूपी के बाद अब उत्तराखंड की सियासत में भी काफी हलचल नजर आ रही है। बता दें कि यहां बीजेपी ने बागी नेताओं को अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में बीजेपी ने रविवार को राज्य सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत को विरोधी तेवर अपनाने के चलते पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित करने के बाद लैंसडाउन विधानसभा से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वह फालतू की राजनीति कर रहे थे और लैंसडाउन पर अपनी बेटी पुत्रवधू के लिए टिकट की पेशकश कर रहे थे, लेकिन लैंसडाउन की जनता भली भांति जानती है और भाजपा के साथ है और टीवी की दुनिया से आई हरक सिंह की पुत्रवधू का वहां कोई औचित्य नहीं है। कोई जनता भी उन्हें नहीं वहां पसंद करती। देखिए, वो परिवार अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे, ये निश्चित बात है। और भारतीय जनता पार्टी परिवार आधारित परिवार नहीं। अगर उसने कोई समाज में काम किया हो, राजनीति में कोई संघर्ष किया हो, समाज के लिए कुछ काम किया हो, तो वो तब जाके कहीं उसका बारे में विचार पार्टी करती है। लेकिन अगर व्यक्ति यही आधार पे कि वो किसी की बहू है, किसी की बेटी है और इस आधार पर टिकट मांगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं था। और इसी कारण जो है दो टूक शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर नेताओं ने उनको समझा दिया था कि ये यहाँ नहीं होता, ये कांग्रेस में होता है, आप कांग्रेस में चले जाइए। हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि अब वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे और कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जिस तरीके से सर वो पहले बीजेपी में जब कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो उस पर क्या कहना चाहते हैं सर? अभी आप एक दिन पहले की बैट उठा दो, भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बता रहे थे। ये लोग जो हैं इनके बिना विचारधारा के, बिना प्रतिबद्धता के व्यक्ति हैं और राजनीति में मैं समझता हूं कि कारोबार के लिए, राजनीति को सेवा के लिए नहीं बल्कि कारोबार के हिसाब से चलाते हैं। और इसलिए मेरा जनता से भी निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को पहचानना चाहिए और इनका दो टूक जवाब देना चाहिए। ब्लैकमेलिंग कर रहे थे बीजेपी में उससे कई भागों में आप देखा होगा कि 2-3 साल से लगातार अपमानित करना, भारतीय जनता पार्टी की लाइन से बाहर जाना और दबाव में रहना, ये सारा काम उनका चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दबाव में नहीं आई, इसलिए वो जब अति हो गई तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। सर आप क्या मानते हैं? हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह के समर्थकों के बीच भी असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि हरिद्वार में मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष और हरक सिंह रावत के खास रहे संजय चोपड़ा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए संजय चोपड़ा ने कहा कि पार्टी ने हरक सिंह रावत का अपमान किया है और आगे कहा कि हरक सिंह रावत जो भी फैसला लेंगे उसमें वे उनके साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि 2016 में संजय चोपड़ा भी हरक सिंह के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे। तो क्या चल रहा है? तो जिस प्रकार से हमारे नेता को अपमानित करने का प्रयास किया गया रावत जी को, निश्चित रूप से हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज मैं श्रम बोर्ड का सदस्य हूं, जिसमें शासन के प्रमुख सचिव जो है हमारे चेयरमैन होते हैं। मैं श्रम बोर्ड से भी आज इस्तीफा दे रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे पास मेरे को विशेष आमंत्रित सदस्य की जिम्मेदारी दी गई थी, उससे भी मैं अपने आप को पदमुक्त मानता हूं। और अब हम
जो भी रावत जी निर्णय लेंगे, जो भी डॉक्टर हरक सिंह रावत जी निर्णय लेंगे, उस निर्णय के साथ होंगे और एकजुटता के साथ होंगे और शक्तिशाली साथ होंगे। और हम बता देंगे कि जिस प्रकार से हमने जो है पूर्व में जब कार्य कर जो है हमने भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से मजबूत करने का काम किया था, अब हम जैसे ही रावत जी जो भी निर्णय लेंगे, कल लें, आज लें, परसों लें, तरसों लें, जब भी लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, हम डॉक्टर हरक सिंह रावत जी। उत्तराखंड में कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल नैनीताल से पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य अपने बगावती सुर के बाद अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें सोमवार को देहरादून में पार्टी की सदस्यता दिलवाई है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सरिता आर्य के साथ ही कांग्रेस महिला प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा बुरा गुप्ता और वंदना गुप्ता भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। वहीं सरिता आर्य को कांग्रेस पार्टी ने सभी पदों से हटाते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और इससे पहले सरिता आर्य ने बगावती तेवरों से कांग्रेस मुख्यालय भवन का माहौल गरमाए रखा था। भाजपा नेताओं से मुलाकात की खबरों के बाद उन्होंने शनिवार को पार्टी कार्यालय में साफ तौर पर कहा था, अभी तो मैं कांग्रेस में हूं, आगे का पता नहीं, लोकतंत्र है, हर कोई अपने लिए सोचने को स्वतंत्र है। भाजपा टिकट देगी तो वह वहां से भी चुनाव लड़ लेंगी। इनके मुआवजे के प्रकरण आज तक के पूरे नहीं हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी और सही मुआवजा नहीं मिला कि आज तक के इनको आबादी की जमीन जिसमें इस तरह से अपनी पीड़ा को जाहिर किया था कि देखिए यशपाल आर्य जी और उनका बेटा जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे तो कांग्रेस पार्टी में पहली सूची जारी होने से पहले ही नैनीताल में पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इस सीट से दावेदारी पेश कर रही पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सरिता आर्य को नैनीताल विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है, ये माना जा रहा है। वहीं सरिता कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश कर चुकी हैं, लेकिन इस सीट पर विधायक रहे संजीव आर्य को कांग्रेस पार्टी हाईकमान पहले ही प्रत्याशी बनाने का वादा कर चुका है। संजीव के पार्टी में आने के बाद से ही सरिता आर्य के तेवर बगावती दिखने लगे थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें मनाने का प्रयास किए, लेकिन वह टिकट से इतर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। नहीं है, अभी हम लोग बैठे थे, इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आ रहा हूं। अब पार्टी इनके लिए अपने आप सोचेगी जो सोचना है। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने के बाद अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा है कि अगर हरक सिंह रावत अपनी कांग्रेस छोड़ने की गलती मान लेते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, कई मुद्दों पर विचार करने के बाद ही पार्टी कोई निर्णय लेगी। बता दें कि बीजेपी ने डॉक्टर हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ ही 6 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। ये इस विषय में कुछ मालूम नहीं है, न हरक सिंह जी ने कुछ कहा है। अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी। लेकिन सर वो मीडिया के सामने आके इस बात की इच्छा जता रहे हैं कि मैं कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूं और कांग्रेस अब उत्तराखंड में सरकार भी बना रही है, ये भी इस बात का भी आश्वासन दे रहे हैं। तो क्या माना जाए उनकी? यदि कोई काम करना चाह रहा है तो किसी के हाथ कोई पार्टी बांटती है, हजारों लाखों लोग करते हैं, उसमें कोई टिप्पणी करने जैसी कोई बात है ही नहीं। आप स्वागत करेंगे सर उनका पार्टी के अंदर? क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ तक याद है आपने बयान दिया था। देखिए जब तक कोई व्यक्ति पार्टी में आवेदन नहीं कर रहा है और पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीज़ों को विचार करके निर्णय करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, आपने ये कहा था कुछ दिनों पहले की बात है कि अगर वो अपनी गलती मान लें, उत्तराखंड के लिए उन्होंने जो कुछ गलत किया, कांग्रेस के लिए गलत किया, ये बात सार्वजनिक तौर पे मान ले तो आने के लिए स्वागत है उनका। मैं ENI के याद दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया द्वारा मैनिफेस्टो टीम का गठन किया गया है और जिसमें अध्यक्ष समेत पूरे प्रदेश से 14 सदस्यों को स्थान दिया गया है।
वहीं पार्टी के प्रदेश मैनिफेस्टो टीम के सदस्य और प्रवक्ता हेमा भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैनिफेस्टो टीम में कर्नल सुनील कोटनाला को अध्यक्ष बनाया गया और उनके साथ 14 सदस्यों की टीम मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करेगी। विषय को लेकर पीसी करी तो क्या कहना है? कल हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी द्वारा एक लिस्ट जारी हुई है 15 लोगों की, जिसमें अध्यक्ष हमारे सुनील कोटनाला जी हैं, कर्नल सुनील कोटनाला जी, और उनके साथ में 14 और मेंबरों को लिया गया है जो मैनिफेस्टो कमेटी में है। और इस कमेटी का ये काम होगा कि जो भी मैनिफेस्टो तैयार होगा वो जनता की राय लेके होगा, जनता के बीच में जाके ये कमेटी जाएगी अपनी टीमों के साथ और सभी के विचार लेगी और सभी तरह की विचारों के बाद सबके विचार लेने के बाद हमारा आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होगा। और जैसे कि यहाँ पर हरिद्वार में नशे का चल रहा है, अवैध नशे का, तो जो अवैध नशे का कारोबार है उसे भी हम मैनिफेस्टो में लेंगे और किसानों के लिए भी काफी कुछ होगा, तो वो हम आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में हलचल मची हुई है और इसी राजनीतिक हलचल को देखते हुए एएनबी की टीम की न्यूज टीम जो है गांव-गांव जा गई और लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव सर पे है। कहीं ना कहीं जनता ने भी अपना मन बना लिया है कि किस पार्टी को वोट देना है। कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपना जो है उम्मीदवार भी नियुक्त कर दिए हैं। तो हम आज पहुंचे हैं हरिद्वार ग्रामीण की विधानसभा एक गांव में और यहाँ लोगों से जानेंगे कि लोगों का क्या मन है और किस पार्टी को वोट देंगे। बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? रऊफ खान। रऊफ खान जी, जैसे कि इस बार भाजपा पार्टी है और आगे अब आप लोगों का क्या मन है, किस पार्टी को वोट देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस। ऐसा क्या रीजन है कि कांग्रेस को आप लोग लाना चाहते हैं? कांग्रेस के टाइम में जब भी कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार रही, जब तक कोई आदमी कोई परेशान नहीं रहा, बेरोजगार नहीं रहे, रोजी मिली है, रोटी मिली है, हर चीज़ मिली है। 5 किलो फ्री राशन देने से क्या काम पूरा हो जाता है महीने का? उनको तेल भी चाहिए, तेल 200 रुपये लीटर है, क्या डालेगा सब्जी में? आटा तो ले लिया 5 किलो, पर आटे के साथ साथ सब्जी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, गैस चाहिए। आटा वहाँ 5 किलो दे दिया राशन सरकार ने फ्री, और गैस के दाम बढ़ा दिए, 1000 कर दिए। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस पार्टी को वोट देने का अपना मन बना चुके हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक जी। फारूक जी, किस पार्टी को वोट देने का मन बनाया है? कांग्रेस को जी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी इस बार फाइट में है, कहीं ना कहीं सपा भी फाइट में है और कई पार्टी अपना प्रत्याशी भी बता चुकी हैं, प्रत्याशी भी नियुक्त कर चुकी हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि केवल और केवल आप लोगों के मन पे कांग्रेस चाहिए? ये पार्टियां सब झूठे वादे करती हैं। एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने उत्तराखंड बनने पर पूरा विकास किया है। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण के कुछ लोग अपने सहयोगी के साथ। मैं केशव चौहान, एएनबी न्यूज, हरिद्वार। अल्मोड़ा में विधानसभा निर्वाचन 2022 को लेकर जनपद के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी 3 दिवसीय प्रथम प्रशिक्षण जिला मुख्यालय अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य अकादमी और SSJ ऑडिटोरियम में शुरू हो गया है। लगभग 1100 कर्मचारियों द्वारा इसमें भाग लिया जा रहा है। सभी को ईवीएम मशीनों के संचालन के साथ बूथों को लेकर एक्सपर्ट द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। चुनाव की पारदर्शिता के साथ साथ सभी को निर्देशित किया जा रहा है कि प्रशिक्षण 3 दिनों तक चलेगा। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए प्रशासन भी हर सफल प्रयास कर रहा है और उसी के लिए जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में उप जिलाधिकारी जसपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर ने पीस कमेटी के साथ एक बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव को सफल बनाने के लिए किसी प्रकार का विवाद न हो और इन सब बातों को लेकर बैठक की गई। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वीर सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा जसपुर में पीस कमेटी की बैठक की गई है और जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के नियमों की और सरकार द्वारा नई कोरोना गाइडलाइन की जानकारी लोगों को दी गई है और सभी से अपील भी की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई शांति व्यवस्था भंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने थाना जसपुर में पीस कमेटी की बैठक ली थी, जिसमें सभी संप्रदायों के सभी सभी सेक्शंस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो उनको हमने जो ये आगामी चुनाव है
इसके संबंध में जो एमसीसी लगी है उसकी गाइडलाइन बताई, कोविड गाइडलाइन बताई और सभी से ये अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा होने के बाद और उधर आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। मतदाताओं को बिना भय के मतदान करने के लिए पुलिस फोर्स गांव-गांव जाकर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किए जाने की अपील कर रही है और इसके साथ ही कोरोना की गाइडलाइन पालन किए जाने का भी लोगों से अपील किया जा रहा है। मंगलौर कस्बे में स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ सीआरपीएफ, महिला बल व आईटीबीपी फोर्स ने कस्बे में फ्लैग मार्च किया। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हम आज कस्बा मंगलौर में ये फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन के लिए कर रहे हैं। इसमें हमने अपने कस्बे के मदानपुरा, पठानपुरा, मलकपुरा, भंडा चौक, ईदगाह रोड और ये पूरे कस्बे में इसका फ्लैग मार्च किया है। इसके बाद हम यहाँ से आगे के जो गांव पड़ते हैं, मुडलाना और हमारा गादारौना, फिर हम कस्बा लंढौरा में भी फ्लैग मार्च करेंगे। ये कार्रवाई हमारी देर शाम तक चलती रहेगी। कोविड की गाइडलाइन के लिए ये जागरूक किया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग के जो स्पष्ट नियम है कि हमें ये चुनाव हमारा कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें जो नियम कोविड के संबंध में दिए गए हैं उनका अनुपालन करें। मतदाताओं के लिए अपील यही है कि अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन प्रयोग करते समय कोविड के जो नियम हैं उनका पालन करें और कहीं पे भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करें। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर अल्मोड़ा के साथ ही प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। लक्ष्य ने विश्व चैंपियन व सिंगापुर के खिलाड़ी लोह कीन यू को फाइनल मुकाबले में 24-22 और 21-17 से सीधे सेटों में हराकर योनेक्स इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। 20 वर्षीय लक्ष्य सेन का सुपर 500 स्तर के प्रतियोगिता का पहला खिताब है। लक्ष्य सेन ने अपने पिता और कोच डीके सेन की अगुवाई में लगातार दूसरा पदक जीत लिया है और इससे पहले लक्ष्य ने पिछले महीने स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। लक्ष्य की ऐतिहासिक जीत पर उनके गृह जनपद अल्मोड़ा में जबरदस्त खुशी की लहर है। लक्ष्य ने पिछले महीने स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक भी जीता था। I feel good after winning today's match and it was a good win for me, first Super 500 title, and I'm happy and it will give me a lot of confidence going ahead in the season. तो 9 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को एक सप्ताह के लिए निरस्त किया गया है। आलमनगर में रेलवे के काम के चलते मेगा ब्लॉक किया गया है। 5 रेलगाड़ी उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली निरस्त की गई हैं। लखनऊ के पास आलमनगर में रेलवे ट्रैक पर दोहरीकरण एचएनआई वर्क के चलते निरस्त की गई हैं। ये ट्रेनें उत्तराखंड से होकर गुजरने वाले जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस, अमृतसर हावड़ा, अमृतसर पंजाब मेल, धनबाद किसान एक्सप्रेस सहित कई गाड़ियां निरस्त की गई हैं। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम सुधीर कुमार ने यह जानकारी दी है। शहर में पहुंचने वाले पर्यटक कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और जहां चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी जब नियमों का पालन कराने के लिए पर्यटकों से अपील कर रहे हैं तो पर्यटक साफ तौर पर पुलिस से उलझते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने नियमों का पालन कराना एक बड़ी चुनौती बन जाता है और किस प्रकार पर्यटक बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं मास्क तक पहनने को तैयार नहीं होते हैं। मजबूरी में पुलिस को पर्यटकों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई करनी पड़ती है और जिसका विरोध भी पर्यटक करते हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि पर्यटकों का किसी भी प्रकार का दबाव पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता लागू हुए एक हफ्ता होने को है, बावजूद इसके बागेश्वर में होर्डिंग, बैनर, बोर्ड कई जगह देखे जा रहे हैं और प्रशासन के द्वारा उन्हें अभी तक नहीं हटवाया गया है। अगर जिला मुख्यालय में प्रशासन का ऐसा ढुलमुल रवैया है तो फिर दूरस्थ क्षेत्रों का क्या हाल होगा और ये कैसे आदर्श आचार संहिता लागू है जिस पर जिम्मेदारों की निगाहें नहीं पहुंच पा रही हैं।
हालांकि कई जगह होर्डिंग बोर्ड पोस्टर हटाए भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई स्थानों में इनको छुपाने का काम बाकी है। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर हरगिरी ने कहा है कि अधिकांश जगह बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं, कुछ एक रह गए हैं, उन्हें भी हटाने का काम जारी है। जो हमारी 24, 48 और 72 घंटे की रिपोर्ट थी, उसमें हमने अच्छी कार्रवाई अपनी टीम से करवा करके रिपोर्ट भेजी है। और जैसे 2-3 प्रकरण मेरे संज्ञान में है, और उसमें इस तरह का है कि चूँकि यहाँ मेला चल रहा था, एक जगह पर एक मूर्ति बनी है, तो उसमें जो अभी के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना नाम अंकित किया है। क्योंकि मूर्ति भगवान शिव की बनी है, उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता मेले में, लेकिन जो उन्होंने अपना नाम लिखा है, हो सकता है कहीं वो संभावित कैंडिडेट ना हो, इसलिए उसको जो नाम लिखा है उसको हम अभी ठीक कर रहे हैं। उसको नाम को अभी हम पेंटिंग कर देंगे ताकि वो दिखाई नहीं देगा। और जो दूसरा एक जगह और संज्ञान में लिया है, वो चूँकि द्वार बहुत पहले से था, उसमें एक छोटा सा नाम है, तो उसको भी मैंने अभी निर्देशित कर दिया, वो भी ढक दिया जाए। सुल्तानपुर पट्टी चौक पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए 25 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई गई आचार संहिता में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करती दिखाई दे रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। और इसी के चलते एसओजी की टीम को मुखबिर की सूचना मिली कि एक पिकअप में 25 पेटी शराब लाई जा रही है। एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए रेलवे तिराहे के समीप एक पिकअप को रोक लिया। वही पिकअप की तलाशी लेने पर पुलिस को 25 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब मिली है। पुलिस ने पिकअप में सवार आरोपी मुकेश चंद्र, सूरज कुमार और सर्वेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों युवकों को अंग्रेजी शराब और पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार किया। पट्टी रेलवे क्रॉसिंग के पास की बात है। कल हमारी जो संयुक्त टीम है एसओजी और चौकी पुलिस जो बाजपुर पुलिस, उसके द्वारा ये बरामदगी की गई है, जिसमें 25 पेटियाँ इंग्लिश शराब की है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और उधर चमोली में घाट ब्लॉक की ग्राम पंचायत कनोल के प्राणमती गांव में रविवार को ग्रामीणों ने सड़क सुविधा न होने के चलते गर्भवती महिला को डंडी कंडी के सहारे 8 किलोमीटर कंधों में सीएससी घाट पहुंचाने के लिए सीतेल तक ले जा रहे थे। और इसी के बीच प्रसूता ने पैदल रास्ते में ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। महिला के साथ में चल रहे ग्रामीणों ने ही गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया। महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। अब जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य ठीक है। सिचुएशन जो अभी चल रही है, ये सारी जो रोड के कारण है, ये इसका प्रकोप है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है। और इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे ग्राम प्रधान कनोल ग्राम पंचायत से क्षेत्र पंचायत जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, रोड के संबंध में यहाँ से देहरादून, गोपेश्वर और पौड़ी तक रोड की फाइल गई है, जहाँ से कि अभी डिक्लेरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। और इसी संबंध में अब हमने बहिष्कार का भी इस बार चल रहा है। देखो क्या होता है कि सरकार की क्या इसमें सरकार क्या सुझाव देती है और क्या यहाँ पे इसका वो निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। वैसे तो कई माध्यमों से, क्योंकि 2018 की मुख्यमंत्री की घोषणा थी ये, उसके संबंध में जो ये फॉरेस्ट का क्लैरिफिकेशन है ये नहीं मिल पा रहा है हमें। तो क्या कारण है, हम ये सोचते हैं कि ना तो फॉरेस्ट का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे देखने के लिए आया है और ना तो अभी तक उनने डिक्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। जब भी दे रहे हैं वो आपत्ति में आपत्ति दे रहे हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया और फेसबुक, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ये वीडियो फैलाया जाए और इसमें जितने भी लोग अगर इसे देखें तो क्या सिचुएशन क्या सही लग रहा है। इसके बाद जो डिलीवरी वाला केस है, तो कई बार अनहोनी केस भी इस गाँव के अंतर्गत चला है और 5 किलोमीटर का ये दायरा है हमारे पास। और ये आने वाले समय में बहुत विकट परिस्थिति होने वाली है। इसके चलते यहाँ पर बर्फ भी गिरती है, जो कि फिसलन के कारण काफी दिक्कतें आ रही है। और मैं यही चाहूंगा कि पूरे उत्तराखंड से कि भाई इसमें क्या सुझाव होने चाहिए और क्या फॉरेस्ट विभाग इसमें डिक्लेरिफिकेशन देता है नहीं देता है। हमने इस बार बहिष्कार का भी रखा है, चुनाव बहिष्कार करेंगे हम पूरी ग्राम पंचायत कनोल, प्राणमती, बड़गुना। तो तब देखो, धन्यवाद।
और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।